नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। एमपी से जुड़े इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज की ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने जहां परीक्षा की तारीख 1 हफ्ते बढ़ा दी है, वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों की बैठक के बाद कहा है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड पर ही होगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर सरकार और छात्र संगठन आमने सामने है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्र और छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर के साथ ही जबलपुर में भी कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ओपन बुक पद्धति से एग्जाम कराने की मांग पर अड़े हैं। वहीं जबलपुर में भारी विरोध के बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन मोड पर परीक्षा की तारीख बदल दी है। 20 जनवरी की जगह अब 27 जनवरी से परीक्षाएं होंगी। हालांकि छात्र संगठन ऑनलाइन या ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। इधर भोपाल में NSCI ने उच्च शिक्षा मंत्री के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर ऑफलाइन एग्जाम को लेकर विरोध जताया। शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए यहाँ सद्बुद्धि हवन किया है और हमने यह मांग की है कि जिस तरह से स्कूल बंद किया गए उसी तरह से छात्र हित में फैसला लेते हुए कॉलेज बंद करवाए जाए और जो कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है वो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई जाए। भोपाल के सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने भी ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बंगले का घेराव किया। छात्राएं मंत्री मोहन यादव से मिलने की जिद पर अड़ी रहीं और गेट के बाहर धरने पर बैठ गई। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने छात्राओं से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया जाता, परीक्षा से पहले और बाद में कमरों को सैनिटाइज नहीं किया जाता, लिहाजा संक्रमण का खतरा रहता है। छात्राओं ने कुछ दिन के लिए कॉलेज बंद करने और ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की है। वहीं देर शाम तक सरकार ने साफ किया कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कुलपतियों के साथ परीक्षा को लेकर चर्चा की थी, जिसमें सभी कुलपतियों ने एक सुर में ऑफलाइन परीक्षा की पूरी तैयारी होने की बात कही। साथ ही भरोसा दिलाया कि तय समय में कोरोना गाइडलाइन के साथ परीक्षा कराने में कोई परेशानी नहीं है। हफ्ते भर के लिए उनको सैनिटाइजेशन के लिए टाइम दिया जाए और बंद कर दिया जाए। जो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी सिम्टम्स और वायरस फैल रहा है एटलीस्ट उसको रोक दिया जाए, लेकिन वो उनके ही हाथों में है। पीजी और यूजी के सेमेस्टर के 3.25 लाख बच्चे परीक्षा में जाने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे कोविड के कारण से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, मान लो कोई कारण से, तो हम उनको दोबारा मौका देने जा रहे हैं। बच्चे पेपर पेन पे ऑफलाइन अगर परीक्षा नहीं बैठते हैं तो ये लगातार तीसरे साल में उनकी डिग्री पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इस बीच हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। जो छात्र किसी भी वजह से परीक्षा नहीं दे सकते उनकी परीक्षा बाद में ली जाएगी। कोर्ट ने हमको कहा है कि हम लोग परीक्षा चालू रख सकते हैं और ये छात्रों के भी हित में है बहुत डिसीजन कि यदि किसी छात्र को कोविड हो गया है या कोविड के कारण वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं आ पाता या उसके फैमिली में किसी को हो गया है, तो किसी भी कारण से अगर बच्चा एग्जाम देने नहीं आ पाता तो दोबारा परीक्षा में अपीयर हो सकेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में दिनों दिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए छात्र और छात्र संगठन ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बाद भी सरकार का ऑफलाइन परीक्षा पर कायम रहना उनके लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही महिलाओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला और बालिका को सरकार आर्थिक सहायता देगी। सहायता योजना के तहत 40% कम विकलांग होने पर 2 लाख और अधिक होने पर 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत शराब की नई दुकान खोलने के प्रस्ताव को सीएम ने खारिज कर दिया है। वहीं ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना अब शहरी क्षेत्र में भी लागू होगी। आयुष्मान योजना का लाभ भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को भी मिलेगा। विशेषज्ञों के 25 पदों पर भर्ती होगी, अन्य पदों पर प्रमोशन दिया जाएगा। घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी बहन बहू है, हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी बहू बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया।
उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। मध्य प्रदेश की आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश की है, उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी, उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। इस प्रस्ताव में उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह कर दिया गया है। नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। एमपी कांग्रेस ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सभी जिलाध्यक्षों, संगठन प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक की। उन्होंने बैठक में कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को गुटबाजी बंद करनी होगी, क्योंकि हमारा जाति समीकरण ठीक है, सिर्फ आपसी कंपटीशन खत्म करना है। पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि अगर संगठन मजबूत नहीं किया तो यूपी कांग्रेस जैसा हाल हो जाएगा। अगले 18 महीने अग्नि परीक्षा है, कड़वा घूंट पीना पड़े तो पी लो। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो नेता अपना वार्ड नहीं संभाल सकते, वो संगठन को क्या संभालेंगे। वहीं कमलनाथ के निर्देश पर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ घर घर चलो अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। इस दौरान अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर सरकार की नाकामी बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चाएं हुई। चूंकि कोरोना चल रहा है, तो अभी हर जिले में मीटिंग लेना, ये सब कुछ करना वाजिब नहीं है। ये मीटिंग बुलाई गई है और इसमें अपने अपने जगह के बिंदुवार मंथन किए गए। घर घर चलो अभियान का मकसद भी है कि कोई भी व्यक्ति जो एक आम सरकार से परेशान है, उसके घर तक हम पहुँचे, उसके सुख दुख में हम काम आए और उस हर लड़ाई को जो जनता की लड़ना है उसकी तैयारियाँ करें, जिससे कि हम जमीनी स्तर पे व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंच जाएं। और एक अच्छा अभियान है जिसकी तैयारियां शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में चुनावी साल से पहले बीजेपी ने अपने घर बैठे नेताओं को अब एक्टिव करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के बहाने सालों से घर बैठे नेताओं की सुध लेकर उन्हें भी काम पर लगा दिया है। इन नेताओं की राजनीति से रिटायरमेंट की चर्चा जोरों पर थी, पर बीजेपी अब इनके अनुभव का लाभ लेकर साल 2023 में सरकार बनाने तक इन्हें एक्टिव रखना चाहती है। इन नेताओं में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सत्यनारायण जटिया, जयंत मलैया, हिम्मत कोठारी, कैलाश चावला, प्रभात झा जैसे बड़े नेता शामिल हैं, जिन्हें साल 2018 के चुनाव के बाद से भुला दिया गया था। आयोजन समिति में इन नेताओं के मार्गदर्शन से आने वाले कार्यक्रम अब समय के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। साथ ही नेताओं के बहाने उनकी टीम को भी एक्टिव किया जा रहा है। हर पीढ़ी के कार्यकर्ता इस पूरे अभियान में जुटे हैं, चाहे वो नई पीढ़ी हो, चाहे मध्यम पीढ़ी हो, या जो बुजुर्ग पीढ़ी है, वो भी अपने अनुभव संस्मरण के माध्यम से, अपने आचरण पद्धति परंपराओं के माध्यम से नई पीढ़ी को आगे का मार्गदर्शन करेगी। सीनियर लीडरशिप चुनाव तक धरोहर के रूप में रहेंगे। बाद में इनका हश्र भी लालकृष्ण आडवाणी जी के जैसा ही होगा, मुरली मनोहर जोशी जी के जैसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी तो यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश में पुलिस की कानूनी प्रक्रिया में अंग्रेजों के जमाने में जो शब्द प्रचलन में नहीं है, उन्हें अब बदला जाएगा। उर्दू, अरबी और फारसी के कई ऐसे शब्दों को समझने में आम लोगों को दिक्कत होती है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर साल 2021 में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दस्तयाब शब्द को मुगल कालीन बताते हुए सरल शब्दों का उपयोग करने की सलाह दी थी। ऐसे ही उर्दू, अरबी और फारसी के लगभग 350 शब्द पुलिस की रोजमर्रा की कार्रवाई में अभी भी चल रहे हैं। लिहाजा मंगलवार को पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस इकाइयों को दिशा निर्देश जारी कर आदेश कर दिया है। आदेश 3 प्रोफार्मा में जारी किए गए हैं। इनमें उर्दू, फारसी और अन्य शब्दों के इस्तेमाल को लेकर 7 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। उम्मीद है कि पुलिस की प्रचलन भाषा में उपयोग आने वाले उर्दू, फारसी शब्दों को जल्द ही अब बदला जाएगा। भोपाल में कोरोना टेस्ट के दौरान कई लोग गलत पता और मोबाइल नंबर दर्ज करा रहे हैं। अब ऐसे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड कॉल सेंटर की टीम का संपर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे तंग आकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस की मदद ले रही है।
यही नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की भी तैयारी है। राजधानी भोपाल में पिछले 15 दिनों में शहर में 1 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल की जांच की गई। इनमें 7,260 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इनमें से 1,179 पॉजिटिव ने अपना मोबाइल नंबर गलत लिखा रखा था या फिर गलत एड्रेस दिया था। यह खुलासा कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग रिपोर्ट में हुआ है। ऐसे में टीमों को इन्हें सर्च करने में अब पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। अब तक 923 मरीजों को ट्रेस किया जा चुका है, जबकि 266 को ट्रेस करने की कोशिश पुलिस और कॉल सेंटर की टीमें लगातार कर रही हैं। कुछ मामले हैं जिसमें ये सामने आया कि कई जगह पे लिपि की त्रुटि होने से भी नंबर गलत लिखे गए हैं, और जहां पर नंबर गलत हैं वहां पर व्यक्तियों को ट्रेस भी कर लिया गया है कुछ प्रकरणों में। और जैसे मामले सामने आएंगे या ये रेफर किए जाते हैं तो पुलिस उसमें साथ ही में कार्य कर रही है, उसमें पूरी मदद की जाएगी। गैंगरेप के मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने आरोपी के फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है। वहीं उसकी दूसरी संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि मामले में और भी पीड़िता सामने आ सकती है, क्योंकि पूछताछ और मौके पर मिली आपत्तिजनक सामग्री से पुलिस की शंका और गहरा गई है। लिहाजा डॉग स्क्वाड की टीम ने फार्म हाउस की जांच की। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस से भी संपर्क किया गया है। मामला दर्ज होने के तुरंत बाद इसको अति गंभीरता से पुलिस ने लिया और मुख्य आरोपी और अन्य आरोपियों को हमने तुरंत ही इसमें गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी छत्तीसगढ़ में थे तो उन्हें हमने छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार कराया। तो कुल मिलाकर इसमें 5 आरोपी थे, पांचों के पांचों आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। न केवल उसका ये फार्म हाउस तोड़ा गया है, मैंने जांच के आदेश और भी दिए हैं कि अगर उसकी और भी प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं उसमें लीगलिटी भी हम लोग चेक करेंगे, कहाँ किस प्रकार से इलीगल एक्शन कार्रवाई की हुई है उसने। उज्जैन में घटिया के शासकीय नागूलाल मालवीय कॉलेज में प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बीच मारपीट हो गई। प्रिंसिपल केबिन में दोनों के बीच मामूली बात पर शुरू हुई कहासुनी मारपीट तक जा पहुंची। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर लात, घूंसे और कुर्सियां तक बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान गाली गलौज भी हुई। शोर सुनकर कॉलेज के स्टाफ ने मामला शांत कराया। घटना के बाद प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया है। प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदम्बार का आरोप है कि सहायक प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने टाइम पर कॉलेज नहीं आते, कॉलेज आने के बाद भी 5 किलोमीटर तक घूमने चले जाते हैं, जबकि कॉलेज में स्टाफ की कमी है। वहीं 15 जनवरी को वैक्सीनेशन कैंप को लेकर अलू ने उससे बात करने के लिए उन्हें बुलाया था। इसी दौरान वो भड़क गए। बहरहाल मामला 14 जनवरी का बताया जा रहा है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदम्बार पर भी महिला प्रोफेसर से बदसलूकी का आरोप लग चुका है। ग्वालियर में ठेके पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने वाला एक और गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस गोरख धंधे में पुलिस ने दिव्यांग को भी गिरफ्तार किया है। उसने खुलासा किया कि वो 15,000 रुपए में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने का ठेका लेता था। जो लोग सही में दिव्यांग की पात्रता में आते थे उनके प्रमाण पत्र तो बिना जोड़ तोड़ के बनवा देता था, लेकिन जिनके प्रमाण पत्र बनने की गुंजाइश नहीं होती थी उनके लिए तिकड़म लगाकर थमा देता था। पुलिस के सामने इस मामले में अभी 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसे लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल इस कारोबार की कड़ी कोर्ट ने पकड़ी थी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अभी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पर आना या फिर उसका अवैध लाभ उठाने के संबंध में थाना कंपू में और थाना इंदरगंज क्षेत्र में 2 FIR हुई हैं, जिनमें आरोपी गणों की गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस प्रयास कर रही है कि अधिकतर लोग जिनके फर्जी है उनका प्रमाणीकरण हो सके, उनकी गिरफ्तारी हो सके, और उन्होंने क्या अवैध लाभ उठाया है, किसी नौकरी में लगाया है तो उसका पुलिस तस्दीक कर रही है। ग्वालियर के मोहना थाने क्षेत्र के 2 गांव में फूड पॉइजनिंग से 70 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। मोहना स्वास्थ्य केंद्र पर 70 से ज्यादा लोगों के पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मी भी हड़बड़ा गए। घटना के बाद CMHO कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग की दोनों टीमें गाँव पहुंची, जहाँ घटना की जाँच पड़ताल की जा रही है। तो जैसे खबर पहुंची तो तुरंत उन सबको बुलाकर एडमिट कर लिया गया। मोहना में 70 लोग करीब मोहना में एडमिट हुए थे। एक बच्चा जिसको रेफर किया गया था ग्वालियर, वो भी ठीक होकर वापस जा चुका है।
मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर सरकार सख्त है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर जो कार्रवाई हुई है वही कार्रवाई उस व्यापारी पर भी होगी जो चाइनीज मांझे बेचते हुए पकड़े गए हैं। प्रदेश में चाइनीज मांझे के 3 मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन में चाइनीज मांझे से युवती की मौत हो गई थी, तो इंदौर और पन्ना जिले में चाइनीज मांझे से युवक घायल हो गए। लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा है कि मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पहले से ही चाइनीज मांझे को बेचने को प्रतिबंध लगा चुकी है और मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि चाइनीज मांझा बेचता हुआ मध्य प्रदेश में कोई भी कहीं पाया जाएगा तो उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। सभी थाना क्षेत्रों में जहां पर भी इस प्रकार की सूचना है या जानकारी प्राप्त होती है वहां पर ये कार्रवाई सतत जारी रखेगी, जिससे ऐसे जो भी संसाधन हैं जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं उनको उसी स्तर पर जो है नियंत्रण में लिया जाए, जिससे कोई गंभीर घटना न घटे। मुरैना के इकलौते शक्कर कारखाने को अब शासन ने बेचने का पूरा मन बना लिया है। इसके लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने करीब 2.5 करोड़ की मशीनें बेचने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अलग अलग राज्यों से व्यापारियों को लाकर उनको फैक्ट्री और उसकी मशीनरी का मुआयना कराया गया। हालांकि पूर्व कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मांग है कि उनका 18 करोड़ का बकाया भुगतान पहले किया जाए, जिसके बाद एक्ट को बेचने की प्रक्रिया पूरी की जाए। स्पैम पोर्टल पर हमारे यहाँ से जिले की जो अनुपयोगी शासकीय परिसंपत्तियाँ हैं उनकी पोर्टल पे दर्ज की गई थी और पोर्टल पर दर्ज करने के बाद शासन स्तर से जो समिति है वो आई थी, उन्होंने हमें अवगत कराया था कि पर्याप्त प्रचार प्रसार करें। तो हमारे स्तर से पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया, सभी लोगों को सूचना दी गई। तो इसमें काफ़ी लोग बोली लगाने के लिए टीम के समक्ष आए हैं। आगे की प्रक्रिया चूँकि शासन स्तर से होनी है तो वो जानकारी शासन स्तर से ही प्राप्त हो सकेगी। ग्वालियर चंबल संभाग के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन राज्य सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। इसमें तेल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने और एक राष्ट्र एक टैक्स के नाम से कैंपेन शुरू होगा। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल बाकी राज्यों से 10 से 12 रुपए महंगा है। इस वजह से यूपी बॉर्डर से लगे जिलों के पेट्रोल डीलर्स को भारी नुकसान हो रहा है। मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको द्वितीय चरण में किस तरह से आगे ले जाया जाए, तो अभी हमारी चर्चा चल रही है। निकट भविष्य में इसको चर्चा करके बहुत बड़े रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। 4-5 डिमांड जो पहले भी थी हमारी, वही डिमांड है कि इस प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाया जाए। मालवा क्षेत्र में भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी इंदौर दाहोद रेल लाइन परियोजना पर फिर से काम शुरू हो गया है, लेकिन 2 साल तक प्रोजेक्ट का काम अटका रहा। लिहाजा अब इसकी लागत 1,640 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। इस प्रोजेक्ट में 331 पुल बनाए जाने हैं। दरअसल इंदौर दाहोद के बीच 200 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। बीते 2 साल से काम बंद था, लेकिन नए साल के साथ ही एक बार फिर से इस परियोजना को गति दी जा रही है। इसमें पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन है, ये दोनों अगर रेगुलरली जाती है इधर होकर भविष्य में, तो एक बहुत बड़ा पीतमपुर हब बन जाएगा, जो कि अपना यहाँ का इंदौर के पास का एक एरिया का एक पार्ट है। इस तरह से ट्राइब को, जनजाति को रोजगार मिलेगा। तो 3-4 साल में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि एक पूरी तरह से एक लेटेस्ट ट्रैफिक हो जाए और पूरे लोगों को इसको फायदा हो। पिछले कई दिनों से विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म की शूटिंग इंदौर में चल रही है। क्रिश्चियन कॉलेज में आज फिल्म की शूटिंग के कारण हंगामे की स्थिति बन गई। परीक्षा देने आए छात्रों को शूटिंग की वजह से कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। इससे सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। बच्चे परेशान होते रहे। कॉलेज में बने कुटुंब न्यायालय के सेट की वजह से शहर के बाहर से यहाँ परीक्षा देने आए छात्र काफी कंफ्यूज दिखाई दिए। काफी देर तक कॉलेज खोजते रहे। छात्र छात्राओं को कॉलेज गेट पर ही रोक दिया गया। बाद में विवाद बढ़ने की आशंका के मद्देनजर कॉलेज प्रबंधन ने क्लास में जाने की एंट्री दी। इस घटनाक्रम पर अब बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा के दिन ही कॉलेज में आखिर शूटिंग की परमिशन क्यों दी गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।